आप सभी देशवासियों को जय हिंद, नमस्कार। मैं नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महा रेजिमेंट इंडियन आर्मी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं देश के गद्दार अधिकारी से लगातार फाइट कर रहा हूं, जो बॉर्डर पर आतंकवादियों से सौदेबाजी करके रिश्वत लेके घुसपैठ करवाता है। और चोरी के तो उसके बखान करने की मुझे ज़रूरत है नहीं, बहुत बड़ा मनावत चोर है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ इस वीडियो में कि मैंने इस गद्दार और चोर अधिकारी के लिए क्या क्या शिकायतें आर्मी हेडक्वार्टर में सेना अध्यक्ष और डिफेंस मिनिस्टर के पास की, और उन्होंने किस प्रकार, यानी कि मैं सीधा कह रहा हूँ, सेना अध्यक्ष ने किस प्रकार इस गद्दार अधिकारी को बचाया और किसके निर्देश पे बचाया, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। क्योंकि मैंने हजारों कंप्लेंट्स की हैं और बहुत ही गंभीर बात है कि बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को, 20 सैनिकों को ड्यूटी से हटाकर मिलिटेंटों से सौदाबाजी करके, उनके एजेंट से, पाकिस्तान साइड के एजेंट से मिलकर घुसपैठ करवाई। और उसी घुसपैठ का नतीजा उड़ी हमला हुआ था, जिसमें 16-17 जवान हमारे मारे गए थे। और पुलवामा और ये सब कुछ इसी प्रकार की गद्दारी का नतीजा है। अभी इन चीज़ों के डिटेल में जाने के बजाय मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्मी हेडक्वार्टर ने सेना अध्यक्ष, जिसका सेना का अध्यक्ष जो सब कुछ मैनेज करता आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर, कैसे बचाया। आर्मी हेडक्वार्टर से मेरे पास 4 कॉल आए, आर्मी हेडक्वार्टर से 4 कॉल सेना अध्यक्ष के ऑफिस से, और इन चारों कॉल को सुन के मेरे देश का हर देशवासी मेरी इन बातों की सत्यता और ठोसपन का अंदाज़ा लगा लेंगे। मुझे ज़्यादा अपने बारे में सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं गीता पर हाथ उठा के या भगवान को साक्षी मान के मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मुझे हार्ड से हार्ड सज़ा मिले, वो भी मत आप माने। आप ये रिकॉर्डिंग सुन के मेरे देश का हर नागरिक जो अपने देश की सुरक्षा के लिए, सच्चाई के लिए कुछ सोचना चाहता है, समझना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, तो ये चारों रिकॉर्डिंग आपको सुननी पड़ेंगी। और अगर आपके पास सुनने का समय नहीं है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि इनमें टाइम लगेगा लगभग 20 मिनट। 4 रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगा और आप ये सुने। आप सर्विंग जी? मेरे पास ये आर्मी हेडक्वार्टर के एक जो सेना अध्यक्ष के ऑफिस से सेना अध्यक्ष पे भेजी गई मेल आईडी पर जो मैंने कंप्लेंट भेजी थी, उसके संदर्भ में सेना अध्यक्ष के ऑफिस से मेरे पास ये सीनियर अधिकारी कॉल कर रहा है। यह कर्नल, सीनियर कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी होगा, क्योंकि सेना अध्यक्ष के स्टाफ अफसर एक सीनियर अधिकारी होता है। सर आपके पास आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर, प्लीज बताएंगे आप? मैं आर्मी हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ दोस्त। हाँ सर, कौन से ऑफिस से सर? आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं, किससे बात करनी है? ये नंबर मेरे को मिला है, आपकी एक कंप्लेंट आई है हमारे पास में। हाँ सर। तो क्या आपका आप सर्विंग जेसीओ है या? सर आपके पास आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर, प्लीज बताएंगे आप? मैं आर्मी हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ दोस्त। हाँ सर, कौन से ऑफिस से सर, कौन से ब्रांच से? आप अभी कहाँ हो यार, ये पहले तो ये बताओ आप, बिकॉज आप मेरा सारा डिटेल पूछ रहे हो। नहीं, मैं आपको मेरा नाम बताता हूँ, नंबर बताता हूँ सर आपको। जी। JC जी 57 ओके 10 ओके 91 ओके F फॉक्सट्रॉट या फॉक्सट्रॉट यस सर। ओके, आपका सर नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह। नायब सूबेदार सुरेंद्र, और कौन सी मार के हैं आप? मैं फर्स्ट मार से था सर। तो आप रिटायर्ड है अभी? नहीं सर, मैं रिटायर्ड नहीं हूँ, मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के रिटायर घोषित कर रखा है, वैसे मैं सर्विंग हूँ। नहीं बट ऐसे मतलब रिटायर कैसे घोषित किया? हाँ, मैं सर एज पर मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट हूँ अभी भी, और वैसे कमांडिंग ऑफिसर ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के सेंट्रल कमांडेंट से सेटिंग करके और वो पेंशन घोषित कर रखा है।
क्योंकि मैं उसकी गद्दारी से फाइट कर रहा था। वो बॉर्डर पर आतंकवादियों से पैसा लेके घुसपैठ करवाता था सर। तो अभी आप कहाँ पर है? लोकेशन क्या है आप? मेरा लोकेशन करनाल हरियाणा। तो अभी आप घर पर हैं साहब या मतलब? हाँ, मैं अभी तो कहीं बाहर गया हूँ, 1-2 दिन में घर पहुंच जाऊंगा। आपको इन्होंने क्या सेंटर का पेंशन ड्रिल वगैरह कर दी है, क्या है? हाँ सर, मैं तो मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट था और पेंशन ड्रिल के सारे फॉर्मेलिटी करके साहब और डॉक्यूमेंट बना के घर भेज दिए साहब। ओके। और सर वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने 1000 कंप्लेंट भेज दी है आर्मी हेडक्वार्टर में, सेनाध्यक्ष के पास, डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिशियल मेल आईडी पर। साहब वो तो ठीक है। अभी ये जो आपने कंप्लेंट भेजी है ना, ये आप कहना क्या चाह रहे हैं वो नहीं क्लियर हो पा रहा है। साहब जी, कौन सी कंप्लेंट आपके हाथ में, प्लीज बताएंगे? साहब ये आपने आर्मी चीफ को 16 जनवरी को लिखी है। 16 जनवरी को? यस सर। हाँ, 9:30 बजे मेल किया है आपने। लास्ट मेल है सर मेरा ये। हाँ सर। हाँ जी। हाँ तो उसमें आपने सब बात लिखी है, जो मुद्दे की बातें है ना वो नहीं लिखी है, ताकि हम उस पर कार्रवाई कर पाते। साहब जी आप बताएंगे इसमें मैंने क्या लिखा हुआ आपकी तरफ से, आप क्या समझ पा रहे हैं? नहीं साहब, आपने मतलब मैं बताता हूँ, आपने लिखा है हाउ कैन अ सोल्जर प्रोटेक्ट नेशन व्हेन वेरी सिस्टम इज सर्व टेररिज्म व्हेन सोल्जर एंटर सर्विस। यस सर। आप रिलेटेड, बट आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे साहब जी। साहब मैं आपको बताता हूँ साहब, मैं महार का घातक देश था साहब। जी। और साहब मैं अपनी पलटन में तैनात था। मेरा कमांडिंग ऑफिसर जवानों का शोषण करता था, वो उनके अलाउंसेज तक नहीं डिस्ट्रीब्यूट करता था, लाइक कंडीमेंट अलाउंस, एक रम एंड सिगरेट अलाउंस होता था सर, ये सब कुछ तो वो बांटता ही था, सब पॉकेट में डालता था। मैं उसका विरोध कर रहा था। उसके बाद साहब जी उसने क्या किया, वो 20 सैनिक मेरी यूनिट के वहाँ बॉर्डर ड्यूटी से हटा दिया और वो रिपोर्ट में वही दिखा दिया कि वो यहीं पे है और वो थे नहीं। मैंने रिपोर्ट किया कि मैं ब्रिगेड कमांडर से मिलना है, 10 ब्रिगेड कमांडर से, प्लीज आप मेरे को इंटरव्यू करवा दे। उसने सर अगले ही उस दिन तो बोला कि मैं आपको करवाता हूँ साहब, रुक जाइए। अगले ही दिन से बाई फोर्स एक गाड़ी में डाला, जम्मू में स्पेशल छुड़वा के बोला सोलापुर एनसीसी चले जाइए। साहब जी एनसीसी चला गया, बाई ऑर्डर जाना पड़ा। वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर को बताया एनसीसी के सोलापुर कि सर ऐसे ऐसे कमांडिंग ऑफिसर का मैं विरोध कर रहा था, वो वहाँ गद्दारी कर रहा है, चोरी कर रहा है और मेरे को वापस कर दीजिए। 5-6 दिन मेरे को वहाँ रुकवा लिया, फिर मैं वापस आ जाता हूँ साहब। फिर मैं जम्मू पहुँचता हूँ साहब, तो जम्मू में साहब 3-4 वो वहाँ से फोन किया इसने कि आप महारेजिमेंट सेंटर जाओ एनसीसी सोलापुर से। मैं क्यों जाऊंगा, मैं 10 ब्रिगेड कमांडर से मिलूंगा, आपकी मैंने रिपोर्ट करना है जो आप यूनिट में जो सेना के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। तो साहब उसने पता चल गया कि मैं जिद पे अड़ गया कि मैं 10 ब्रिगेड कमांडर के पास जाऊंगा सीधा। उसने सर 2-3 जवान भेजे जम्मू में कि जैसे 213 ट्रांजिट कैंप में रिपोर्ट करे, इसको वहीं से आउट करो फोर्सफुली, और मूवमेंट ऑर्डर इशू कर दिया सब महारेजिमेंट का। फिर सर मैंने जाना पड़ा क्योंकि मैं कानून के अंदर बंधा हुआ था, मैं कानून तोड़ना नहीं चाहता था। मैं महार रेजिमेंट सेंटर गया सर। महार रेजिमेंट सेंटर में सर क्योंकि महार के अधिकारी थे तो उसने सेटिंग कर लिया कि ये जेसीओ मेरे को परेशान कर रहा है, तो वहां पर मेरे को बड़ा कई महीने टारगेट किया गया सर अधिकारियों द्वारा। वो सब कौन थे सर? ये महार रेजिमेंट सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर ईवी रेड्डी। नहीं हाँ, फर्स्ट वो कौन थे आपके? कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमित बिष्ट। आई नंबर बताऊं साहब आपको? अमित बिष्ट कमांडिंग ऑफिसर थे फर्स्ट महार के, IC 58008X। ओके। हाँ सर, ये थे सर, ये मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे साहब। और तो सर फिर क्या होता है, मैं महार रेजिमेंट से फिर मेरे को सर 5-6 महीने बाद RTU करते हैं कि आप सेंट्रल पलटन चले जाइए। पलटन जाता हूँ साहब, पलटन में जाके मैं रिपोर्ट करता हूँ मेरे को ब्रिगेड कमांडर से मिलना है जी। एक रिटर्न दे देता हूँ अपने पोस्ट कमांडर को, कैप्टन दुबे था, कैप्टन का नाम याद नहीं आ रहा साहब का मेरे साथ, जो मेरे प्लाटून मेरे पोस्ट पर थे। तो सर उन्होंने फॉरवर्ड किया, मैं ब्रिगेड कमांडर ने बुलाया मुझे, ब्रिगेड कमांडर को बताया मैंने सारा मैं सर ऐसे ऐसे मेरे को हरास किया जा रहा है, मैं इसके चोरी और गद्दारी के विरोध में रिपोर्ट कर रहा हूँ और मेरे पास एविडेंस है। तो
ब्रिगेड कमांडर साहब ने बीच सी की बात करी, साहब आप जैसे साहब वो ऐसा कैसे हो सकता है साहब, सीओ ऐसे चोरी थोड़ा करेगा वगैरह वगैरह। सर मैं बोला मैं साहब तो भाई नहीं सुन रही। फिर मैंने ब्रिगेड कमांडर को दोबारा एक चिट्ठी दी कि सर मैं थ्रो प्रॉपर चैनल मेरे को आगे ऊपर वाले अधिकारियों को मिलाया जाए और मेरे पास एविडेंस है, क्योंकि मेरा सीओ गद्दारी कर रहा है, मेरी पलटन में चोरी कर रहा है। तो सर मेरे को 10 तारीख को मैं कंप्लेंट देता हूँ सर, 14 को फिर दोबारा गाड़ी में डाला और सर ऐसे उठा के फिर डाल दिया जम्मू में कि जाइए यहाँ से। 22 महारेज हो रही थी सर, महार रेजिमेंट की 22 महारेज हो रही थी सर। जी। तो सर मेरे को वहाँ पर महार के ही हमारा, आप इस बात को समझ सकते हैं, वहाँ पर उसने सेटिंग कर लिया था कि इसको यहाँ रोको। तो मैं गया सर ऑर्डर मान के 22 महार में जाता हूँ साहब। 22 महार के कमांडिंग ऑफिसर को वही बोलता हूँ जो मैंने एनसीसी में बोला था कि सर ऐसे ऐसे मैं 22 में कर दी थी। 22 कहाँ? 22 रेंज हो रही थी सर, मध्य प्रदेश सागर में हमारा सेंटर है। में भेज दिया गया सर। नहीं घाना सर, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर वहाँ पर थी मेरी 12 महार, और 12 महार के लोकेशन में 22 महार रेंज हो रही थी श्रीमान। ओके, नहीं तो आपको न्यू रेजिंग में भेज दिया गया? यस सर भेज दिया था। ओके सर। तो साहब वहाँ जाके क्या होता है मैं बताता हूँ, वही कहानी लिख के देता हूँ कमांडिंग ऑफिसर न्यू रेजिंग बटालियन वाले को, 22 महारके को, कि सर मेरा ऐसे डिस्प्यूट है, आप या तो मेरी इसमें कानूनी लड़ाई मेरा सहयोग दे दें या मेरे को वापस कर दो साहब, आरटीओ कर दो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। वो मुझे बोलते हैं भाई आप चुप हो जाइए और अपना यहाँ पर अपना आगे बढ़िए, और इसको पीछे की बात तो यहाँ पर कोई बकवास करने की जरूरत है नहीं, ऐसे धमकाया सर मेरे को। मैं 2-4 दिन रहा सर, फिर मैं बोला सर ये मेरे को या तो आप मेरे को मेरा इस पे मेरे न्याय दिलवा दीजिए, मेरे साथ बहुत कुछ हो रखा है। तो सर उन्होंने मेरे को लगा कि ये तो मानेगा नहीं, बाई फोर्स सर छुट्टी भेज दिया 30 दिन के लिए। सर छुट्टी भेज दिया बाई फोर्स, और 22 महार इंडियन आर्मी की कोई पलटन नहीं है उस टाइम, ऐसे ही फ्रॉड स्टैंप वगैरह बना के सब कुछ इलीगली, कोई वारंट नहीं कोई कुछ नहीं, जाओ बुलाया थे 30 दिन छुट्टी जाओ बाहर। गया सर मैं, तो गया तो सर मैं दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर देता हूँ। ओके साहब दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल करता हूँ, छुट्टी के दौरान कोर्ट ऑर्डर देता कि विद इन 3 वीक डिसाइड करिए, विद इन 3 वीक जी, और मुझे ऑर्डर देता कि 1 वीक में स्टेचुटरी कंप्लेंट फाइल करिए दोबारा साहब। तो साहब स्टोरी बहुत लंबी है, तो मैं आपको फिर बता रहा साहब जी। फिर मैं जैसे ही जाता हूँ, आप समझ सकते हैं, मैंने महार रेजिमेंट सेंटर कमांडेंट को पार्टी बनाया, सीओ फर्स्ट महार को और 22 महार सीओ को। तो ये दोनों जो 22 महार सीओ और सेंटर कमांडेंट अथॉरिटीज मेरे पर चढ़ गए सर। मैं गया, आप समझ सकते हैं, कोर्ट में केस डाल दिया इनके ऊपर मैंने। तो वो स्टेचुटरी कंप्लेंट जो फाइल करनी थी, क्योंकि वो महार इंडियन आर्मी के ही वहां से होनी थी सर, मैं एक जीडी पर्सन हूँ, मैं क्या कर सकता था साहब। तो मैं बोलता हूँ सर मेरी प्लीज ये प्रीपेयर कर दो, मैं आपके पॉइंट बता रहा हूँ, मेरी एविडेंस है। तो बोला इधर उधर भगाया सर, 1-2 दिन लिखित कंप्लेंट दे रहा हूँ, ले नहीं रहे सर, उसको भी रिसीव नहीं कर रहे। और 22 मार्च की बाई ऑर्डर मेरे को पलटन से निकाल देता है, बोला जाइए यहाँ से। तो सर मैं महार रेजिमेंट सेंटर आता हूँ 20 किलोमीटर, और वहां आके रिपोर्ट करता हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है, ऐसा क्यों। वो बोलते ठीक है आप रुकिए यहाँ पर। उनको भी कंप्लेंट देता हूँ कि मेरी 7 दिन में स्टेचुटरी कंप्लेंट फाइल करनी है, मेरी ये प्रिपेयर करवा दो, ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। सर वो सोच रहे हैं कि मैं 7 दिन मेरे न पूरे हों और वो मैं कंटेंट ऑफ कोर्ट का शिकार नहीं हो जाऊं, दोषी में हो जाऊं। तो सर मेरे 7 दिन खत्म करके 29 अक्टूबर नहीं जून को सर मेरे को छुट्टी दे देते हैं, बोला जाओ आप बाहर बना लो जहाँ बनाना है। तो साहब वो 7 दिन छुट्टी आपको 22 नहीं महार रेजिमेंट सेंटर में सर। ओके। और सर एज पर आर्मी की जो आपका हमारी वो मेरी जो सर्विस रिकॉर्ड चल रहा है, मैं कहाँ पर हूँ सर, 12 महार में अटैच हूँ सर मैं मोमेंट ऑर्डर के हैसियत से। लेकिन मेरे को दफा कहाँ कर रखा है, महार रेजिमेंट सेंटर में। किसने दफा कर रखा है? 22 मार्च सीओ ने साहब जी। तो साहब आप यहाँ तक समझ रहे हैं। तो फिर मेरे को छुट्टी आउट कर देते हैं, 7 दिन मेरे खत्म कर देते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर में लीगल सेल में एक वो कर देते हैं मैसेज आह्वान से कि ये 7 दिन में स्टेचुटरी कंप्लेंट फाइल करनी थी, और वो इसने नहीं किया है सुरेंद्र ने, ताकि मेरा केस वहीं पर दब जाए। लेकिन सर मैं छुट्टी जाता हूँ, सीधा दिल्ली में जाता हूँ, वकील को 50,000 रुपए देता हूँ, रात को स्टेचुटरी कंप्लेंट बना के बाई पोस्ट भेज देता हूँ पूरी अथॉरिटीज को।
ओके साहब। तो फिर क्या होता है साहब जी, वहां से वो कंप्लेन फाइल हो जाती है, मैं वहां से फिर चिट्ठी भी लिखता हूँ मैं सेनाध्यक्ष को और महारेजिमेंट सेंटर कमांडेंट को कि ऐसा अन्याय मत करिए, मेरे पास मेरा हरासमेंट मत करिए, मैं गलत से लड़ रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस है मेरे साथ। मैं चिट्ठी भी भेजता हूँ साहब बाई पोस्ट, कोई सुनवाई नहीं होती। मैं जाता हूँ महारेजिमेंट में रिपोर्ट कर देता हूँ वापस। फिर इनको सर और आग लग जाती है कि ये पीछे नहीं हट रहा है, इसको हमने इधर उधर दफा सब कुछ कर लिया है। तो सर ये साजिश रचते हैं फर्स्ट महार भेजने की, कर्नल बीस्ट के अंडर में भेजने की प्लान करते हैं फिर ये साहब जी। तो वहां से प्लान करते हैं, तो मेरे को मूवमेंट ऑर्डर इशू करता है महार रेजिमेंट सेंटर 12 जुलाई को सर जी। 12 जुलाई को मूवमेंट ऑर्डर इशू करता है। एज पर रिपोर्ट में 12 महार में हूँ सर, आपको मैं याद दिला रहा। तो साहब फिर मैं, आप देख सकते हैं यहाँ तक समझने के बाद कि मेरे पास रास्ते सारे बंद हो गए हैं, सब मेरे को दफा करते जा रहे हैं। तो सर मैं मूवमेंट ऑर्डर लेकर निकलता हूँ और सीधा आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली आ जाता हूँ जी। और मैं आर्मी हेडक्वार्टर में सेनाध्यक्ष के लिए चिट्ठी लिख के, रेलवे स्टेशन में बैठकर सेनाध्यक्ष के लिए चिट्ठी लिखा, जनरल सुहाग थे हमारे उस टाइम, और मैं साहब से मिलना है, और मैंने एक चोरी गद्दारी का विरोध करके ऐसा पाप कर दिया है कि मेरे को कहीं टिकने नहीं दिया जा रहा है। तो सर मैं जाता हूँ पहले इन्फेंट्री हुआ अपना, ये दूसरा जो साउथ ब्लॉक के सामने हमारा कौन सा आर्मी हेडक्वार्टर हमारा वो ब्रांच है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, सेना भवन उसमें जाता हूँ। वहां पर कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के एक एसओ थे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, उनसे मिलता हूँ। उनको 2-4 घंटे वो मेरे को धमकाते हैं, छोड़ो साहब ऐसा है वैसा, जाओ ये प्लान है जगह। जब मैं नहीं मानता हूँ सर, मेरे पास रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता है नहीं, मेरे साथ साजिश के लिए जेन के भेजा जा रहा है, क्योंकि उसकी चोरी गद्दारी का विरोध कर रहा हूँ, उसके अंडर में भेज रहे हैं, हाई कोर्ट में केस डाल दिया है, सारे एक हो गए, मेरे साथ साजिश होगी, मारेंगे मेरे को जान से। तो मैं वो सारी बातें लिख के बोल रहा हूँ साहब। तो उसके बाद सर मेरे को कर्नल ऑफ द रेजिमेंट से मिलाते, मेजर जनरल मनोज ओक थे सर उस टाइम पे, महानिदेशक थे वो, इसके कुछ अपना था जो भी नाम नहीं याद आ रहा, डायरेक्टर कौन सी डायरेक्टरेट के थे साहब। तो सर वो महा रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट भी थे। तो सर साउथ ब्लॉक में मैं उनसे मिलता हूँ शाम को 6 बजे, और उनसे साहब आधा घंटा बात होती है। पहले बोलते हैं जाओ मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैंने उनको समझाया साहब आपके आश्वासन, और मैं आपका सैनिक हूँ, आपके लिए मैं ऑर्डर पर जान देने के लिए तैयार रहा हूँ आज तक, लेकिन अभी मेरे को मारेंगे ये, क्योंकि मैं इनकी गद्दारी का पर्दाफाश करने वाला हूँ, मेरे पास प्रूफ है, और वो अपना नुकसान नहीं चाहेंगे। तो साहब उसने क्या किया, मुझे 20 महार थी सर पालम के अंदर साहब जी। तो सब पालम में मेरे को अटैच करवा दिया है, जिप्सी भेजा, मेरे को पालम में छोड़ दिया सर 20 मार्च में कि साहब ठीक है आप यहाँ अटैच हो गए, यहाँ पर आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी 3 वीक में, जो डिसाइड ऑर्डर दिया हुआ ना दिल्ली हाई कोर्ट ने, वो हम यहाँ करेंगे आपका। मैं ठीक है साहब, मैं वहाँ रुका साहब, 13 को रुक गया, 14 को साहब शाम को 9 बजे 20 मार्च के 2 जवान आरपी सेक्शन के, एक नायक जितेंद्र और एक और अदर, मेरे को बोला साहब सामान उठाओ, आपको अभी का अभी फर्स्ट मार में जाना है, ऑर्डर है आपके ऊपर से ऑर्डर है। मैं बोला यार ये क्या मजाक है, अब मेरे को तो यहाँ अटैच किया आर्मी हेडक्वार्टर ने, ऐसे वैसे कैसे हो सकता, मेरे को नहीं जाना है साहब, सामान उठाओ आप। तो दोनों जवानों ने पकड़ा साहब, मेरा सामान डाला 2.5 टन में, और सीधा रेलवे स्टेशन और पूजा एक्सप्रेस में बैठा लिया साहब जी। तो साहब पूजा एक्सप्रेस में बैठा लिया। रात मैंने उन लड़कों को समझाया, उन लड़कों में मेरी यूनिट का एक लड़का मिला, क्योंकि 20 मार्च जब रेज हुई है, जब कोई लड़का वो मेरी यूनिट से आया हुआ था, वो मेरे को अच्छे से जानता था, मैं घातक का जवान था। तो साहब उसको मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ होता जा रहा है। उन्होंने साहब रिस्क लिया, वो बोले साहब आपके साथ वहां गड़बड़ होगी, आप रुक जाओ अपने घर पे। मैं करनाल में उतर गया साहब, उन्हें छोड़ दिया, और आप अपनी लीगल लड़ाई लड़िए साहब, जहां पर आपने कंप्लेन कर सकते हो, जेंट के जाओगे आपका कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो साहब मैं वहां से उतर गया साहब, उतर गया तो सीधा डिफेंस मिनिस्टर को लिखता हूँ चिट्ठी, सेनाध्यक्ष को लिखता हूँ, फैक्स करता हूँ। साहब मैं इसको हम कार्रवाई कर रहे हैं, नॉट टू वरी, अगर डिटेल चाहिए होगा तो फिर आपसे मिलाप करेंगे। साहब आपका बहुत धन्यवाद होगा, आपका सैनिक 100% प्रूफ उस पर है, फांसी झूलने के लिए तैयार हूँ साहब मैं।
अगर झूठा हूँ तो फांसी झूलने को तैयार हूँ। करके इसको भी मैंने बना दिया है। हाँ हाँ बस मैं साथियों रिकॉर्डिंग सुनी आपने, ये पहली रिकॉर्डिंग है। ये कॉल आया था मेरे पास सेनाध्यक्ष ऑफिस से। और ये कॉल भी क्यों आया, क्योंकि मैंने इनके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट में दोबारा अभी केस फाइल कर दिया है और दिल्ली हाई कोर्ट से इनके पास नोटिस गया। और ये मुझे अभी थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए फ़ोन करे, गुमराह करने के लिए फ़ोन करे कि ताकि मैं थोड़ा अभी दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बात को ठीक से ज़्यादा ना रखूं, क्योंकि हम कार्रवाई कर रहे हैं। और इतना अनजान बन रहा है कि वो आपने जो एप्लीकेशन लिखी है उसमें क्या लिखा है हमें पता नहीं है। वो मैंने साइड में आपको लगा दिया, आप उसको पढ़ लेना। मैंने उसमें यही लिखा था कि सेना में भर्ती होते समय सैनिकों को जो शपथ दिलाते हो भारत माता की रक्षा के लिए, अपनी जान की बाजी लगाने के लिए, सच्चाई के लिए, देश की रक्षा के लिए, अगर वो शपथ दिलाते हो तो उसको पूरा क्यों नहीं करने दे रहे। मैं गद्दार को लगातार विरोध कर रहा हूँ, उसकी सारी प्रूफ दे रहा हूँ, और आप उसको बचाए बैठे हो। ये शपथ बंद करो, ये लिखा मैंने डिटेल में, वो एप्लीकेशन लगा रखी आप पढ़ लेना। साथियों फिर ये कॉल आ जाता है, इसके बाद फिर इसने नाम मुझे बताया नहीं, मुझे कन्फ्यूजन हुआ कि वो हेरा फेरी है इसमें, जबकि मैंने अपनी सारी बात रिस्पेक्टफुली इसको बता दी सारी। तो फिर मैं इनको कॉल करता हूँ, फिर ये बोलता है कि अभी अगला आप रिकॉर्डिंग सुने। ये बोलता है, आप वो रिकॉर्डिंग में ही आपको पता चल जाएगा। हेलो हेलो जय साहब, जय। मैं सीधा सुरेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ साहब जी। हाँ साहब जी मैं पूछ रहा था, आपका कॉल आया था 8 तारीख को कि आप मेरे मामले में कार्रवाई कर रहे हैं कुछ, उसकी जानकारी चाह रहा था साहब। क्या कुछ आप जानकारी नहीं दे पाएंगे, आप चिंता न करें, केस चल रहा है, आपको रिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा, ऑफिशियली मालूम पड़ जाएगा। साहब जी, साहब कितने दिन में इंतजार करूँ साहब? वो करे, टाइम लगेगा सब। हाँ तो ऑब्वियसली यहाँ से जाता है, कमांड में जाएगा, फिर वहाँ से रिकॉर्ड से और एमआरसी से और आपकी रेजिमेंट से पूछा जाएगा। साहब जी तो वो ऑफिशियली मिल जाएगा आंसर मुझे? हाँ 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 ठीक है। तो साथियों ये दूसरी बात हुई, इसमें मैंने इनका नाम नहीं पूछा, इन्होंने बोल दिया कि हाँ कार्रवाई होगी, कमांड हेडक्वार्टर जाएगा, फिर कोर में जाएगा, फिर ड्यू में जाएगा, फिर महार रेजिमेंट सेंटर में जाएगा। फिर मैं डर गया कि महार रेजिमेंट सेंटर कार्रवाई करने वाला है क्या? वो तो गद्दार की टीम में शामिल है गैंग। महार रेजिमेंट सेंटर ने तो, जब गद्दार कर्नल अमित बिष्ट ने मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल में बंद करवा दिया था जब मैं उसकी गद्दारी का विरोध कर रहा था, तो महार रेजिमेंट सेंटर ने, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में हूँ और मेरे पेंशन के डॉक्यूमेंट बना दिए थे। और आज तक वो केस को दबाने में महार रेजिमेंट सेंटर का सेंटर कमांडेंट ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्ला तो अभी है, वो दबा रहा, उससे पहले वालों ने दबाया। तो अगर वहां पे जाएगा तो फिर मैं समझ गया कि ये तो पूरा खेल ऐसे ही खेल रहे हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मैं दोबारा कॉल करता हूँ इस अधिकारी को, और वो रिकॉर्डिंग सुने आप। से पूछ रहा था आपका नाम क्या, आपने मुझे आश्वासन दिया था ना। हेलो साहब, जय हिंद साहब। हाँ जय हिंद। हाँ साहब मैं आपसे पूछ रहा था आपका नाम क्या, आपने मुझे आश्वासन दिया था ना आप कार्रवाई करेंगे कर्नल अमित बिष्ट पर। आपका नाम सर आपको नहीं बता सकते, आपको बुरा मत मानना, आप दोबारा फोन भी मत करना, ठीक है ना? सर फोन तो नहीं करूंगा, आप थोड़ा बता देते, आपने आश्वासन दिया था ना। मैं आश्वासन कुछ नहीं बताया था, आश्वासन आप कोर्ट गए हो, कोर्ट आपको आश्वासन दे सकते हैं, हम कौन है आश्वासन देने वाले? नहीं आपने दिया था ना आश्वासन, आप सेनाध्यक्ष को नहीं आश्वासन किया था कि आपसे आश्वासन किया कि आपकी बात सुनी है पूरी, वो आश्वासन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया था आश्वासन। गलत मत कीजिए। आप अपना नाम बता दें, आप नाम नहीं बता रहे। नाम नहीं, आपने नंबर लिया तो नाम आपने कोई ढूंढ के लिया होगा ना, तो नाम मैंने नहीं, आपने कोई नंबर लिया मेरा? मैंने नहीं, आपने कॉल किया था मुझे। ठीक है, फिर रहने दीजिए। आप नाम बता दीजिए, आप गद्दार को बचाने की कोशिश ही कर रहे हैं। आप अपना नाम बताने में भी आपको वो आ रही है, तो आपकी ये मनसा क्लियर हो रही है इसमें। ओके आप तो रखिए आप फोन। तो आप बता दीजिए, आप अपना नाम बता। साथियों देख रहे हालत, सेना अध्यक्ष के स्टाफ ऑफिसर ब्रिगेडियर रैंक का होगा, कैसे भाग रहा है, कितना बुज़दिलों वाला हरकत कर रहा है, नाम नहीं बता रहा है। सेना का एक प्रोसीजर है, पहले अगले का नाम पूछिए, आप कौन, कहाँ से बात कर रहे हो, और फिर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बाद मैटर पर बात कर लीजिए। और ये सेनाध्यक्ष के ऑफिस में आप सभी समझ रहे हैं जो समझना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको ये सारा सुना रहा हूँ किस प्रकार सेनाध्यक्ष के ऑफिस से
मेरा केस दबाया गया, गद्दार को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई, आज तक की जा रही है। जबकि मैं भी माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में हूँ। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का मुझे पूरा उम्मीद है डंडा चलाएगा। आप अगला सुने। फिर मैं कॉल करता हूँ तो कॉल अटेंड कर लेता है, बात नहीं करता। तो मैं क्या क्या कहता हूँ इसे, आपको वो सुनना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष के ऑफिस में बैठे हो, आपको अटेंड कर लिया, बात नहीं कर रहा। हेलो श्रीमान जी, सेना अध्यक्ष के ऑफिस में बैठे हो, आपको थोड़ा बहुत ड्यूटी की चिंता होनी चाहिए। हेलो श्रीमान जी, सेना अध्यक्ष के ऑफिस में आप इतने अपनी ड्यूटी को वो छोड़ने वाले कैसे हो सकते हो? हेलो क्या होगा हमारी सेना का जब गद्दार को आप इस प्रकार से प्रोटेक्शन देंगे और आप मुझे गुमराह कर रहे हैं। आपने कॉल किया था मुझे कि हम कार्रवाई करेंगे और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो जानकारी तक नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब आप गद्दार को बचाने के लिए, बस दिल्ली हाई कोर्ट के से बचने के लिए आप मुझे कॉल कर रहे थे। आपसे कोर्ट जब 2015 में मैं कोर्ट में गया था, उस टाइम आपने यही बोला कि हम कार्रवाई करेंगे और मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल में डाल दिया, बंद कर दिया, जान से मरवाने की कोशिश की। और अभी दिल्ली हाई कोर्ट गया तो अभी आप वही कर रहे हैं। नाम तक बताने में आपको डर लग रहा है, तो आपकी मनसा क्लियर हो रही है इसमें। आप भारत सरकार की तनख्वाह लेते हैं, इतने बड़े पौधे पे बैठे हैं, सेना अध्यक्ष के ऑफिस में आप हैं और आप नाम तक बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। आपकी मनसा क्लियर होती है और आप इस गद्दार के साथ मिले हुए हैं। इसी वजह से तो गद्दार पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। आपके पास हजारों बार तो मैं भेज चुका हूं। आपको जरा सी भी देश की सुरक्षा की और ड्यूटी की कोई भी आपके अंदर वो नहीं है। अगर हो तो आप मुझे अपना नाम बताते। सबसे पहला स्टेप होता है कि अपना नाम, रैंक बताते और आपका वो बताते। और आप ऐसे भाग रहे हो। आपको सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट की रिट मैंने जो आपको भेजी आपके ऑफिशियल मेल आईडी पर, सेना अध्यक्ष की मेल आईडी पर, सेना अध्यक्ष का मेल आईडी आपके पास एक्सेस है, तो आप सेना अध्यक्ष के सीनियर स्टाफ ऑफिसर हैं और आप मुझे अभी काट दिया फोन। साथियों, आप सभी को मैं भी ज़्यादा इनके बारे में क्या बात करूं। आप मेरे देश के नागरिक हैं और आपकी सेना है। आपके पॉकेट, आपके टैक्स के पैसे से सेना को सैलरी मिलती है, सुख सुविधाएं मिलती हैं और आप ही रियल ओनर हैं देश के। और आपको अपने सैनिक का साथ देना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, दोबारा कारगिल नहीं, कारगिल से 10 गुना बड़ी चीज़ें होंगी। और आए दिन हमारे सैनिक बेमौत तो मारे जा ही रहे हैं। इस टाइप की गद्दारी की वजह से मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि जे.एंड.के बोर्ड साइड से हमारे को पाकिस्तान की कोई औकात नहीं कि हमारे देश में कोई घुस जाए। मैं 99 पॉइंट का गारंटी देता हूं, अगर ये गद्दारी प्लानिंग से घुसपैठ, मिलिटेंट को मारना, राजनीति बनाना, सब करना, ये खेल है। हमें डर सिर्फ चाइना से है, हमें डर नहीं, हमें अपनी ताकत बढ़ाने और अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए चाइना के लिए जरूरी है। और इस टाइप के गद्दार अधिकारी, गद्दार क्या चीज़ है, इस प्रकार का सेना अध्यक्ष का ऑफिस स्टाफ हो, पूरा आर्मी हेडक्वार्टर, इसलिए तो हजारों कंप्लेंट्स को दबा दिया गया। आप सभी से आपके सैनिक को सपोर्ट की दरकार है, अपने देश की सुरक्षा के लिए और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस गद्दार को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करके फेमस करेंगे, ताकि देश के लोग गवर्नमेंट से सवाल पूछें और सरकार की नींद खुले और इस टाइप की गद्दारों को सेना से बाहर फेंका जाए। जय हिंद, नमस्कार।